हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर, जो क्लास 12 के एग्जाम बोर्ड में बहुत ही ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। तो इसमें हम पढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी रचना के बारे में बताते हैं और क्रियाविधि। ये पूरा इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में बताते हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण होता है या एक ऐसा साधन होता है जो प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के काम आता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? विभव को चेंज करने का। किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर, ये क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई का मतलब होता है स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अपचाई का मतलब स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। नाम से ही पता चलता है कि उच्चाई जो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो देखो, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है? या निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, या निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और इसमें दो कुंडलियां होती हैं, जैसा देख पा रहे हैं, ये है इस तरीके का होता है ट्रांसफार्मर। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक ये कुंडली है और एक ये कुंडली दिख रही है, दो कुंडलियां हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती हैं। मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं इस तरीके से। मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को प्राइमरी कुंडली अर्थात प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक कुंडली। ये और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं, द्वितीयक कुंडली। तो कुंडली से हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है कि अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो अगर प्राथमिक कुंडली में ये प्राइमरी है ये, और ये सेकेंडरी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे हों और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे हो, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा भैया? उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफार्मर है, ऐसे हम पहचानेंगे। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? या निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है और इसमें दो कुंडलियां होती हैं। मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये हो गया आपका उच्चाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। दूसरा क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। अपचाई जो उच्च विभव को निम्न विभव में चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें भी दो कुंडलियां होती हैं, जस्ट इसी का अपोजिट होता है स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में अब पतले तार होते हैं और पतले तार होंगे तो फेरों की संख्या अधिक होगी, और द्वितीयक कुंडली में मोटे तार होते हैं तो मोटे तार में फेरों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो ये हो गई प्राथमिक कुंडली और ये क्या हो गई? द्वितीयक कुंडली। ये तो स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है।
तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया अपचाई। अब हम इसकी रचना के बारे में बताते हैं, इसके बाद क्रिया भी बताते हैं, देखते हैं। तो अब देखते हैं इसकी रचना, ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है, देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो पत्तियां हैं, नर्म लोहे की पत्तियां हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी पत्तियों का यूज किया जाता है? तो नर्म लोहे की पत्तियों का यूज किया जाता है। तो इसकी रचना में देखते हैं क्या लिखते हैं कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया एक पटलित लौह क्रोड होता है। ये जो दिख रही हैं ये पत्तियां हैं नर्म लोहे की और एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, तो एक पूरा लौह क्रोड तैयार हो गया है। और ये पत्तियां एक दूसरे से अलग अलग रखी जाती हैं, अलग अलग इसलिए रखी जाती है ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो। तो इसमें लिखना है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार लौह क्रोड होता है। ये पत्तियां एक दूसरे से अलग अलग रखी जाती हैं ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो। और लिखेंगे इसमें दो कुंडलियां होती हैं, मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये बन जाता है कौन सा ट्रांसफार्मर? उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो इतना केवल रचना में लिख देना है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया पटली लौह क्रोड होता है। ये पत्तियां एक दूसरे से अलग अलग रखी जाती हैं ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और विद्युत ऊर्जा का भी ह्रास कम हो। ये और इसमें दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक और पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में पतले तार के अधिक फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इतना रचना में आपको लिखना है। अब देखते हैं इसकी क्रिया विधि क्या होती है। तो इसमें पढ़ाते हैं ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि, देखते हैं क्या होती है क्रिया विधि ट्रांसफार्मर की। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें देखो प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली दिखाई गई है। तो कैसे काम करता है कि अगर प्राथमिक कुंडली को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर दें हम, एसी करंट से इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो एसी करंट कैसा होता है, इस तरीके से ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो ये धारा प्राथमिक कुंडली में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये प्राथमिक कुंडली देखो, ये लौह क्रोड से जुड़ी है। ये क्या है आपका, एक लौह क्रोड रखा हुआ है, ये आयताकार दिख रहा है ये, और प्राथमिक कुंडली इसी से जुड़ी है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है तो लौह क्रोड चुंबकित हो जाता है। लौह क्रोड क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में आधा चक्कर लगाती है तो ये जो लौह क्रोड क्या होता है, इसमें चुंबक का गुण आ जाता है, चुंबकित हो जाता है। और जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा दूसरा आधा चक्कर लगाती है तो ये जो लौह क्रोड होता है वो भी चुंबकित हो जाता है, यानी इसमें चुंबक का गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ये लौह क्रोड क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, इसमें चुंबक का गुण आ जाता है लौह क्रोड। और जब प्रत्यावर्ती धारा दूसरा आधा चक्कर लगाती है तो वे ये लौह क्रोड भी चुंबकित हो जाता है, यानी इसमें चुंबक का गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब चूंकि धारा बार बार प्रवाहित होती है तो बार बार चुंबकन और विचुंबकन के कारण, चूंकि द्वितीयक कुंडली इसी से जुड़ी है, तो प्राथमिक कुंडली में जितना विद्युवाहक बल उत्पन्न होता है उतना ही विद्युवाहक बल द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। ये इसका प्रोसेस है। क्योंकि द्वितीयक कुंडली भी लौह क्रोड से जुड़ी है तो इसमें बार बार चुंबकन विचुंबकन होता है, तो जितना प्राथमिक कुंडली में विभव उत्पन्न होता है उतना ही द्वितीयक कुंडली में विभव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है।
अब हम यहाँ फैराडे का नियम लगाते हैं, तो देखते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, मान लेते हैं ईपी प्राइमरी, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, एनपी है। तो हम क्या करते हैं, फैराडे के प्रथम नियम से क्या होता था सूत्र, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और फेरों की संख्या n है तो ई बराबर माइनस का n, प्राथमिक है तो p, और इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय कुंडली में तो क्या आ जाएगा, ई एस बराबर सेकेंडरी माइनस का एन एस इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, एन एस, और इसमें विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, ई एस ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का हम डिवाइड कर देंगे। 2 क्या है, ई एस है, देखो तो इधर ई एस आ जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं प्राथमिक का ईपी बराबर, ये कितना है माइनस का एन एस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी, ये कितना है माइनस का एन पी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, माइनस से माइनस ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, केवल एन एस बटे एन पी बचेगा। ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आ गया। सिद्धांत का फार्मूला क्या है, ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी। ई एस या इसी को लिख सकते हैं हम वी एस बटे वी पी बराबर एन एस बटे एन पी। ये ई एस क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, एनएस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया। अब ये जो अनुपात है इसी को हम आर बराबर लिख सकते हैं, क्या, वी एस अपान वी पी बराबर एन एस बटे एन पी, ये अर्थात आर बराबर एन एस बटे एन पी। ये आर क्या, इसी को हम परिणमन अनुपात कहते हैं। आर क्या है, परिणमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ये क्या होता है, अगर ये क्या बताता है, ये बताता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर आर का मान क्या है, आर का मान 1 से अधिक है तो जो वोल्टेज होगा वो बढ़ रहा होता है, और अगर आर का मान 1 से कम है तो वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। ये दर्शाता है परिणमन अनुपात। अब जितना विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होता है उतना ही लगभग द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है, तो इसको बराबर लिया जाता है। तो जब प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात प्राथमिक कुंडली की शक्ति और द्वितीय कुंडली की शक्ति क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी को कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर। ये शक्ति का फार्मूला पीपी बराबर पीएस, यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति, और पी बराबर सूत्र क्या होता है, वी आई होता है, वी आई, तो वीपी इंटू आई पी, द्वितीय कुंडली की शक्ति तो वी एस और इंटू आई एस, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो आ जाएगा वीपी बटे वी एस बराबर आई एस बटे आई पी, एक ये सूत्र आ जाएगा आपका। तो अगर हम वी एस बटे वीपी बटे वी एस को देखो, वीपी बटे वी एस, ये वी एस बटे वीपी लिखा है, तो इसको अगर हम उल्टा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वी एस बटे वीपी बराबर आई पी बटे आई एस, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम वी एस बटे वीपी की जगह, वी एस बटे वीपी की जगह समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, अगर हम रख दें क्या, आई पी बटे आई एस, तो ये सूत्र क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एस बटे वीपी बराबर एन एस बटे एन पी बराबर वी एस बटे वीपी की जगह क्या हो जाएगा, आई पी बटे आई एस, आई पी बटे आई एस। इससे सब निवेद कर लगेंगे। ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, मेन फार्मूला ये है।
दोनों की शक्ति बराबर कर देंगे तो विभव के रूप में ये आ जाएगा। एक इसमें एक और फार्मूला होता है दक्षता का। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर सूत्र होता है निर्गत शक्ति और बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। इस सूत्र से ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाली जाती है। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। निर्गत का मतलब जो शक्ति बाहर निकलती है, बाहर किससे निकलती है? द्वितीय कुंडली से। और निवेशी का मतलब प्राथमिक कुंडली की शक्ति, तो द्वितीय कुंडली की शक्ति बटे प्राथमिक कुंडली की शक्ति इंटू 100। तो ये आ जाती है इसकी क्या? दक्षता आ जाती है।